हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में, जहां हम बात करेंगे आज हमारे फ्रेश यूनिट के लिए जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईआईटी के एग्जाम में, यानी आपने जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। सवाल बनेगा ही बनेगा। और इस सेक्शन में हमको पढ़ने हैं 5 चैप्टर। स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है और हाइपरबोला पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हमारे जो सेगमेंट है बेटा, वो 3 सेगमेंट में आता है। 3 सेगमेंट क्या है? सबसे पहले हमें पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, यानी बिंदु के बारे में। दूसरा, हम सरल रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर जो थर्ड सेगमेंट आएगा वो होगा सरल रेखा युग्म, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। इसके बाद हमारा वृत्त आता है, फिर आपका आएगा परवलय, फिर आएगा दीर्घवृत्त और फिर आएगा अति परवलय। और इससे आपका जो कैलकुलस है, जो हम इससे पहले कर चुके हैं, और जो कोऑर्डिनेट है, इसको मिलाकर के करीबन 40 से 50% का पेपर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर लें ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, तो आपका लगभग 50% पूरा पेपर इसी में से ही बनाया जाएगा, 50 से 55% का। ठीक है, तो जो हमें शुरुआत करनी है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा। सरल रेखा में शुरुआती दौर में जो हमको सीखना है वो क्या है? बिंदु के बारे में बात करनी है। अब मैं इतनी लिबर्टी आपसे जरूर लूंगा कि मैं आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है ना। वो उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने बिंदु के बारे में डिस्कशन करते हुए। हालांकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है क्या, अगर थोड़ा सा ब्रीफिंग में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमें किसी भी चीज को अगर जानना है या उसके बारे में समझना है तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, ठीक है ना। वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यहां पर दिया गया 2 लंबवत रेखाओं को। ये जो 2 लंबवत रेखाएं थी, उसमें से एक रेखा होती है जो आपकी क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर होती है। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु आपका मूल बिंदु होगा। जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स अक्ष बोलोगे। इस एक्स अक्ष पर सारे वाई के जो निर्देशांक होंगे वो 0 होंगे, और वाई एक्स अक्ष है जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, लंबवत रेखा है, वह आपकी वाई अक्ष कहलाती है। और इस वाई अक्ष पर स्थित समस्त बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक 0 होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई बिंदु दिया गया है ना, तो उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, यानी आपको जो निर्देशांक मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर उसे क्यों बोला गया? क्योंकि उसके अंदर यह निश्चित है कि जो पहला आप अंक लिखेंगे वो उसका एक्स निर्देशांक प्रदर्शित करेगा, और जो दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे वो वाई निर्देशांक प्रदर्शित करेगा। और ये एक्स निर्देशांक होता क्या है? एक्स निर्देशांक होता है उस बिंदु का वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। और जो उसका वाई निर्देशांक होता है वो होता है एक्स अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी, ठीक है ना। और आप उसका विस्थापन बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 4 क्वाड्रेंट आएंगे, उसमें भी पहले वाले में सारे धनात्मक है, एक्स ऋणात्मक है, वो सब आपको आता है। तो हम जो शुरुआत करेंगे, वो पहला चीज जो हमको सीखना है वो है हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र का मतलब हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत जरूरी भी है हमारे लिए, और इस तरीके से अपन को इसको चैप्टर को करना है कि हम यहां थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना बेटा। चलिए, दूरी सूत्र में क्या है कि यदि दो बिंदु ए x1 y1, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि इन पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले बिंदु का नाम लिखा जाता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाएगा, और उसके साथ ये जो दिया जाएगा निर्देशांक, इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर। यहां पहला निर्देशांक x होता है और दूसरा निर्देशांक जो होता है वो y होता है। जो x निर्देशांक है उसे भुज भी कहा जाता है, और जो y निर्देशांक है उसे कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो ये भुज और कोटि के नाम से भी मतलब इनको जाना जाता है। इंग्लिश में इसको एब्सिशा और ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। वैसे तो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, लेकिन इंग्लिश में इसको एब्सिशा और इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में इसे भुज और इसे कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो यदि दो बिंदु a x1 y1 व
b x2 y2 है, तब इनके मध्य की दूरी यानी डिस्टेंस d क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। हालांकि x1 x2 और y1 y2 में हम ये बता नहीं सकते कौन सा है ना, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आया कहां से है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि आपका x अक्ष आ गया बेटा, ये आपका y अक्ष है, और ये जो दोनों जहां कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो हमारा मूल बिंदु होता है। इसको हम डिनोट करते हैं O से, कैपिटल O से, है ना, और ये आपका ओरिजिन हमेशा दिखाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा कि सर एक बिंदु जो है वो मेरे पास है यहां पर, मान लीजिए, और ये पॉइंट आपका क्या है, x1 और y1 है। दूसरा पॉइंट आपने मान लीजिए यहां ले लिया, ये आपका x2 और y2 है ना। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दें, इस पॉइंट को a बोलना है, तो ये पॉइंट a डैश आएगा, इस पर जो निर्देशांक आएगा बेटा वो x1, 0 आएगा। ऐसे ही यहां जब जाओगे तो ये आपका b डैश आएगा, और ये आपका x2, 0 आएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब आप क्या करें, a से, ये आपका पॉइंट b है, ध्यान रखेंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दें कि यहां पर लंबवत डालें, और आपका ये c आ गया। तो आप मुझे बताएं AC की दूरी कितनी होगी। अब अगर आप AC की दूरी ज्ञात करने वाले हैं, किसकी, AC की, तो AC की जो दूरी होगी वो होगी आपके पास x2 माइनस x1। ठीक बात है। ऐसे ही आपकी BC की दूरी क्या होगी, वो होगी y2 माइनस y1। और आपका जो त्रिभुज ABC है वो क्या होगा, त्रिभुज ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है, जहां पर AB जो है, जो डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है वो ये वाला डिस्टेंस है D, और ये जो आपका AB है वह त्रिभुज ABC का कर्ण है। तो आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी वजह से आपको क्या बोलना पड़ेगा कि जो AB का स्क्वायर है वो आपका क्या होगा, AC का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा, और यहां से आपका जो AB निकल के आने वाला है वो अंडर रूट के अंदर AC। अब AC क्या है आपका, AC आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। तो यहां आपका किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है xy समतल में वो क्या होती है, वो होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं बेटा, ये हमेशा xy समतल की बात होती है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको हम बोलते हैं 2D ज्योमेट्री ऑल्सो। यानी आपका यहां पर कितने डायमेंशंस हैं, कितने आयाम हैं, दो ही आयाम हैं, x और y। जब हम जाएंगे आगे, जब पढ़ेंगे हम वेक्टर 3D ना, तो यही वाले जो फॉर्मूले हैं ये वहां पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहां पर z निर्देशांक भी आपका पिक्चर में आ जाएगा, तो वहां पर ज्यादा बदलाव नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, जो आपके फॉर्मूले हैं उसमें z का भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। ठीक बात है। तो आपको ये आपका पहला क्या हुआ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पर देखो सवाल है बहुत सिंपल, ठीक है, हालांकि इनको करने की कोई आवश्यकता हमें बनती नहीं है, लेकिन फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स मैं आपको कुछ सवाल इसके करवा देता हूं, फिर हम चलेंगे अपने सेक्शन फॉर्मूले पर। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए इसको भी हटा ही देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि बिंदु a cos थीटा कॉमा a sin थीटा व b sin थीटा कॉमा माइनस b cos थीटा के मध्य की दूरी ज्ञात करें, के मध्य की दूरी ज्ञात करें। ठीक है। अब इसमें क्या करा मैंने, सवाल को थोड़ा सा सही करने के लिए क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर लिया बेटा। अब आपको जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करनी होगी तो आप d निकालोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट के अंदर
अंडर रूट में आएगा। अब आप इनमें से कोई सा भी पहले ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको पहले यही लेना है ना। आपके लिए यहां ये नहीं निर्धारित हुआ कि x1 y1 कौन सा है और x2 y2 कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा आपका a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक बात है। अच्छा, अब आपका ये जो d आया है इसको कैलकुलेट कर ले, तो आपका d क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab और कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक बात है ना। प्लस यहां आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपका ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। यहां से देखो आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और सवाल करें एक और। दूसरा है, मान लो क्वेश्चन आया कि यदि बिंदु A x1, y1 व B x2, y2 मूल बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करते हो, तब यदि बिंदु A x1 y1 व B x2 y2 मूल बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करते हो, तब cos थीटा ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका सवाल आ गया। मान लो कि यदि बिंदु A x1 y1 व B x2 y2 मूल बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करते हो तो cos थीटा ज्ञात करो। हालांकि आप इसमें sin थीटा और tan थीटा भी पूछ सकते थे, ठीक है, पर cos थीटा लेने के पीछे मेरा एक खास मकसद है ताकि आपको समझ में आए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गणित के बाकी और चैप्टरों के साथ कैसे एसोसिएशन दिखाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु है ना। मैं मान लेता हूं कि ये जो दोनों बिंदु है ये XY समतल में कहीं भी होंगे। एक मैंने मान लिया A x1, y1 है और एक मैंने B यहां मान लिया। मान लो ये मेरा आ गया x2, y2। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, मूल बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करा। तो मूल बिंदु तो आपका ये रहा हो, है ना, ये और ये आपका यहां पर कितना कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें cos थीटा ज्ञात करना है। हालांकि एक जो मेथड मैं आपको पहले बता रहा हूं वो मेथड में cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सब निकाला जा सकता है। और इसके अलावा जो और मेथड बताऊंगा उससे आप cos थीटा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ने sin थीटा या tan थीटा पूछ लिया होगा तो फिर आपको यही जो पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं उसी पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करा मैंने हमेशा जो एक चीज करनी होती है कि जब मुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं अपना एक परपेंडिकुलर पहले नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। मेरे लिए ये जो पॉइंट आया इसको मान लेता हूं P है और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि क्या हो रहा है, यहां पर Q आ रहा है। तो क्या आपके पास P के निर्देशांक है? बिल्कुल है। आप बोलोगे सर x1, 0 होगा और Q के निर्देशांक जो आएंगे वो क्या होगा,
वो x2, 0 होगा। तो आपके पास p और q दोनों के ही निर्देशांक आ गए हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि ये जो कोण है, ये कोण मुझे पता नहीं है, कौन सा, ये वाला कोण। अब अगर ये कोण मुझे पता नहीं है तो मैंने उस अज्ञात कोण को अपनी तरफ से क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि इसको कैसे हल करूंगा मैंने कहा सबसे पहले त्रिभुज AOP में जाओ। किस में जाओ, त्रिभुज AOP में। अब त्रिभुज AOP में ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण कितने का होगा, ये पूरा कोण आपका थीटा प्लस अल्फा होगा। ठीक है ना, और अगर आपका ये पूरा कोण थीटा प्लस अल्फा है तो आप क्या बोलेंगे कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा आपका AP बटे OP आ जाएगा। देखो ध्यान से, लंब बटे कर्ण से AP बटे OP आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर मैंने कहा कि कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा जो है वो आपका OP बटे, सॉरी OP तो ये ना OA है, ये OP बटे OA है। ठीक बात है, यहां तक क्लियर है। अच्छा OA क्या है इसके बारे में बात करो, तो OA जो आपके पास आ रहा है वो है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दोनों बिंदुओं की बिंदु की दूरी है, तो मूल बिंदु की दूरी तो आप शून्य रखोगे है ना, तो x1 माइनस 0 का मतलब x1 स्क्वायर ही है और y1 माइनस 0 का मतलब y1 स्क्वायर है। ऐसे ही OB की जो दूरी आ रही होगी वो आपकी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ रही होगी। ठीक है, यहां पर अगर आप AP की दूरी की बात करेंगे तो क्या AP की दूरी जो आपके पास आ रही है क्या वो y1 है, ठीक है, और OP की दूरी जो होगी क्या वो x1 है। ठीक बात है, ऐसे ही ये जो दूरी आ रही होगी वो y2 है और ये जो टोटल दूरी आ रही होगी आपकी वो आपकी x2 आ रही होगी। बेटा कहां से कहां तक, ये दूरी आपकी पूरी OQ की दूरी x2 आ रही होगी, ये आपका x1 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहां से जरा वैल्यू डाल लें तो क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा AP, AP कितना है आपका y1 बटे अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है, और कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, x1 बटे अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस अल्फा आ गया आपके पास और कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा आ गया, ये आपके पास दो बिंदु आ गए। अब आप चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। बेटा हमारा जो दूसरा त्रिभुज है वो कहता है कि त्रिभुज कौन सा है आपके पास, OBQ। OBQ में आप जरा चेक करें तो यहां आएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा का मान क्या होगा, क्योंकि अब आप किसकी बात कर रहे हैं, OB और Q की, तो यहां तो कोण क्या है, सिर्फ अल्फा है, तो साइन अल्फा जो आएगा वो आपका होगा BQ बटे OB, और कॉस अल्फा जो आप निकालोगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, OQ बटे OB, है ना। यहां से वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, BQ। BQ का मतलब क्या हो गया बेटा, y2 बाय OB। OB क्या है हमारा, ठीक है, और कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हमारा इंटरेस्ट किस बात पर है, हमारा इंटरेस्ट तो ये था कि हमें क्या निकालना था बेटा, कॉस थीटा निकालना था। देखो यहां आपने थीटा प्लस अल्फा का कोण का वैल्यू निकाला है ना साइन में, यहां आपने अल्फा निकाला है। अगर थीटा प्लस अल्फा में से आप अल्फा घटा दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, थीटा ही प्राप्त होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा जो आपके पास आ रहा है बेटा उसको, अच्छा ऐसा लिख लो आप, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये आपका कॉस थीटा ही लिखा हुआ है ना, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या है, ये लिखा है कॉस थीटा, यही हमें निकालना था।
पर आप इसे एक मान लो और एक इसे कोण मानो, तो क्या cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है? आप बोलोगे बिल्कुल लिखा है। और अगर ये लिखा है तो आप बोलोगे cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब नाउ टेल मी कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा क्या है? कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा आपके पास है x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा कितना आएगा आपके पास? x2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये आपके पास आएगा y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और इंटू y2 बाय अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास बेटा। अब आप इसको दोनों का एलसीएम सेम कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो अगर अपन यहां से डायरेक्ट देखें ना तो कॉस थीटा का मान मेरे पास आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 और बटे में अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा मैंने कैलकुलेट करा। अच्छा, इसी सवाल में अगर आपको साइन थीटा निकालना होता तो आप फिर से क्या लिखते? साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, है ना। और साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिखने के बाद आप साइन ए माइनस बी का सूत्र का प्रयोग करके और जो जो मान आपको चाहिए वो सब आप निकाल चुके हैं, तो आप डाल के सीधा साइन थीटा भी कैलकुलेट करते। ऐसा कतई ना सोचे कि इस मान को लेंगे फिर हम वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, कई बच्चों का ये डाउट होता है, तो मैं बोल देता हूं कि ए एंड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये अपन मान के चल रहे हैं, मतलब ये मान लो प्रश्न में दिया गया है। तो आपका सवाल जो है बहुत सिंपल हो गया है ना। बट अब आप में से कई बच्चों के मन में ये बात आएगी कि सर ये सवाल चूंकि आपने कई बार कराया है और आपको याद है इसका हल, तो आपने क्या करा, पहले ही ये परपेंडिकुलर डाल लिया, इसको अल्फा मान लिया और सॉल्व कर लिया और इसका आपने कॉस थीटा निकाल लिया और आपको मालूम था कि कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा करने से इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये सवाल मैंने तो बहुत बार कराया होगा, लगभग 16 साल से करा रहा हूं, तो ये 16 साल में मैंने कई बार करा होगा। मान के चले कि हर साल मैंने ये सवाल कराया है और 2 से 3 मतलब 2 या 3 से ज्यादा बैचों में ये सवाल मैंने हर बार डिस्कस भी किया है, तो मुझे तो याद था, ठीक है। पर आपके जहन में वो बात आएगी कि सर हम कैसे समझें कि ये सवाल इसी तरीके से हल करना था, ठीक बात है। तो मेरा पॉइंट भी यही है कि अगर आप उसको क्लिक नहीं कर पा रहे थे पहली बार जब ये सवाल लिखा और आप उसे क्लिक नहीं कर पा रहे थे, तभी तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था कि आगे से इस तरह का कोई सवाल या प्रश्न आपके पास आ जाए तो आप क्या करें, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको डर नहीं लगना चाहिए, पहली बात। अब अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मैं तो ये नहीं समझ पाया प्रैक्टिकली कि मैं इसको इसी अप्रोच से करूं, तो देखो साइन थीटा को निकालने में दिक्कत थी, है ना। साइन थीटा जो कैलकुलेट करते उसमें हमें डेफिनेटली दिक्कत आती, तो साइन थीटा को और टेन थीटा को कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास यही मेथड है। लेकिन अगर यही सवाल होता और मैं ये क्लिक नहीं कर पाता, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं फिर से डायग्राम में कुछ कुछ छेड़छाड़ कर लेता हूं। मैंने कहा इसे हटा लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डालना, हालांकि ये परपेंडिकुलर वाला काम तो अपन लगातार करते रहेंगे, तो थोड़े दिनों के बाद आपको इससे डर लगना बंद हो जाएगा। मैंने ये हटा दिया। ये अल्फा भी नहीं माना मान लो मैंने, ये सब भी मैंने हटा दिया यहां से, है ना। मैंने कहा ये सब मैंने नहीं करा, क्वेश्चन मेरा उसी जगह पर स्थित है, बस मैंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रखी है ना। अच्छा, मैंने क्या करा, ये आपका, मैं इसको डार्क कर देता हूं एक बार ताकि क्लियर रहे, ये आपका OA था, ये आपका OB था, और मैंने क्या करा, यहां से AB मिला दिया। मैंने क्या करा, यहां से AB मिला दिया। अब एक तरीका मेरे पास और है, हालांकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक बात है, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर वो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी तक उसका डिस्कशन नहीं करा, पर देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एसओटी। एक चैप्टर है जिसका नाम है एसओटी, उसकी मदद से मैं इसको सॉल्व कर सकता था। कैसे कि आपको OA की दूरी पता है और OB की दूरी पता है,
और ए बी की दूरी भी आपको पता है, ए बी की दूरी आपके पास होती x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता था। अगर त्रिभुज दिया गया हो, समझना मेरी बात, थोड़ा बहुत एसओटी आपको आ जाएगा तो कोई गलत बात नहीं है। आपको अगर ये कोण निकालना है, ये कोण क्या होता है, ए होता है। इसके सामने की भुजा को हम स्मॉल ए बोला करते थे, इसके सामने की भुजा को स्मॉल बी बोलते हैं, है ना, और इसके सामने की भुजा को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर आप कॉस ए निकालना चाहते हो तो आपकी जो संलग्न भुजाएं, उनकी जो दूरी है, मतलब भुजाओं की जो लंबाई है, उनके वर्ग का योग करें और सामने वाली भुजा का डिफरेंस करके डिवाइडेड बाय जिनका योग करा है उनको 2bc लिख दें, तो आपका ये कॉस ए यानी ये वाला कोण त्रिभुज का कैलकुलेट हो जाता है। ये हमने कहां सीखना है, ये हमने एसओटी में सीखना है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। ठीक है, उसी की मदद से अगर मैं यहां देखूं तो मुझे कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, संलग्न भुजाएं कौन सी हैं, OA स्क्वायर है प्लस OB स्क्वायर है माइनस का AB का स्क्वायर है बटे में 2OA इंटू OB करना है। ठीक बात है। अब जरा फॉर्मूले में डाल दो वैल्यूज, क्या बनेगा, कॉस थीटा में OA स्क्वायर क्या आएगा, वो आपके पास आएगा बेटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ऐसे ही अगला आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और माइनस करना है किसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और माइनस का यहां एक जगह तो आएगा 2x1 x2 माइनस का 2y1 और y2। ठीक बात है, और बटे में नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OA यानी अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर आपके ये सारे कट गए, ये माइनस यहां से इसको प्लस करेगा, 2 कॉमन आएगा तो ये 2 इस 2 को और इस 2 को काट देगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आएगा cos थीटा बराबर x1 x2 प्लस y1 y2 और बटे में आपका अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और अंडर रूट में x2 स्क्वायर और प्लस ऑफ y2 स्क्वायर। ये लो आपका cos थीटा रेडी हो गया। ठीक बात है। तो अब ये क्या है सवाल, यही एक सवाल जो मैंने पहले त्रिकोणमिति के आधार पर करने की कोशिश करी थी, वही सवाल अब मेरे को एसओटी से, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से भी सॉल्व हो गया, तो ये भी मुझे चमकना चाहिए, है ना। ठीक बात है। अब कई बच्चों ने बोला कि सर चलिए आपने एसओटी तो बताया नहीं, तो आप एसओटी से सॉल्व कर रहे हो, ये हम समझ नहीं पाए, तो एक और मेथड इसका है, लेकिन वो भी मेथड किसके लिए है, कॉस थीटा के लिए है बेटा, है ना। कॉस थीटा निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। हालांकि अगर आपको इसी प्रश्न में अगर साइन थीटा और टेन थीटा निकालना होगा तो आपको क्या करना है, आपको इसी सवाल को जो पहला मेथड बताया गया है उसके आधार पर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है, अब एक और वेरिएशन देखते हैं बेटा इसी में, है ना। मान लो कि किसी बच्चे को ये भी नहीं चमका, है ना, तो मैंने आपके लिए क्या करा, मैंने कहा ये भी हटा दो, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपका सवाल था उसमें ये बिंदु था A, है ना, इसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1 और ये पॉइंट था आपका B, इसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2 और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरा मन ही नहीं कर रहा और कुछ करने का, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, क्या आप इसे OA वेक्टर समझ सकते हैं। OA वेक्टर आपके हिसाब से क्या होगा, वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और ऐसे ही OB वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर आपके पास होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, और उनके मध्य का कोण कितना है, थीटा,
तो हम एक बात और कर सकते हैं क्या, OA वेक्टर डॉट OB वेक्टर बराबर, तो आप बोलोगे कि सर वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA होता है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ OB होता है, और फिर उन दोनों के मध्य जो त्रिकोण होता है उसका कॉस ले लेते हैं, है ना। अब OA डॉट OB अगर आप करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, आपको प्राप्त होगा x1 x2 प्लस ऑफ y1 इंटू y2। OA वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और cos थीटा आ जाएगा। तो यहां से आपके पास cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान होगा x1 x2 प्लस y1 y2 बटे में अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और अंडर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये है आपका cos थीटा, जो आपने वेक्टर की मदद से भी कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखें कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, वो ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है ना। यहां पर बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट होंगे, पर इसका जो लिंक है वो बहुत सारे चैप्टरों के साथ हो जाता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट है वो आपका मैक्सिमम पेपर का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो कवर करके रखते हैं। तो हम जो इनिशियली ये काम कर रहे हैं कि हमने बेसिक चैप्टर्स पहले पढ़े थे, हमने बेसिक मैथ्स पढ़ा था, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, ठीक बात है। उसके बाद फिर हमने कैलकुलस के अंदर एंट्री मारी थी। अब हम कैलकुलस की एक हमने डिटरमिनेंट भी किया था, उसके बाद हमने कैलकुलस में एंट्री मार ली। अब हम कैलकुलस के अंदर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये तो आप मान के चलें कि जितना पोर्शन कोऑर्डिनेट तक भी हो गया है और अब किसी बच्चे ने अच्छे से कवर कर लिया है अगर, है ना, तो भी वो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के अंदर मैथ्स का पोर्शन कम से कम 50% का पोर्शन तो वो आसानी से सॉल्व कर रहा है। यानी इस बात से आपको यह समझना आवश्यक है कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद जो चैप्टर आएंगे, देखिए उसके बाद चैप्टर आसान भी है। कैसे कि एक चैप्टर आएगा वेक्टर एंड 3D। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली है तो वेक्टर और 3D को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। बस वहां एक क्या हुआ है, वहां पर एक डायमेंशन और आ गया है, एक z एक्सेस और आ जाएगी, ठीक है, लेकिन जो मूलभूत सूत्र है वो इसी से चलेंगे। तो आप इससे उस चैप्टर को आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेट अच्छे से समझना है, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद आप जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, समिश्र संख्या, तो समिश्र संख्या के अंदर भी बहुत सारा पार्ट जो है वो एक्चुअली ज्योमेट्री पर बेस्ड है। तो अगर आपको वो ज्योमेट्रिकल बेस्ड आ गया तो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सवाल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर हैं उनमें से देखो एक 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में एसोसिएटेड है। एक है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक है बाइनोमियल थ्योरम, और एक आपका आता है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए वो आपको एक सेगमेंट में पढ़ना है, और उसको पढ़ने के पीछे, उसके पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी लगातार आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे, उसका टच छोड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ेंगे, वो 8 से 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि आपको उसमें आता जाता कुछ है नहीं ज्यादा। ये एक उस चैप्टर की प्रॉब्लम है। लेकिन हां, अगर आपने उसको बहुत सही से प्रैक्टिस कर लिया, आपने उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देखे बगैर उनके क्वेश्चनों को सही से अप्रोच करके आंसर ले आए, तो फिर ये चैप्टर के सवाल भी आपके 100% बन जाएंगे। तो अगर उसके बाद आपने वेक्टर 3D कर लिया, ठीक है, तो वेक्टर 3D से भी आपके बहुत सवाल बनने वाले हैं। वो भी किससे एसोसिएटेड है, कोऑर्डिनेट से ही एसोसिएटेड है। तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी एक IIT की सीट पक्की कर सकते हैं। अब जो बाकी के चैप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका बूस्ट चैप्टर्स है, वो आपको रैंक बढ़ाने के काम आते हैं। जैसे मैट्रिक्स का काम हो गया, डिटरमिनेंट का काम हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब हम चलते हैं आगे हमारे सेक्शन फार्मूले की तरफ। सेकंड है हमारा विभाजन सूत्र।
विभाजन सूत्र यानी कि डिवीजन फॉर्मूला है ना। अब ये जो विभाजन सूत्र है बेटा, ये दो प्रकार के हैं। विभाजन सूत्र जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन से हैं? एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही ये बता देता हूं कि बाह्य विभाजन जैसा कुछ होता नहीं है। बाह्य विभाजन का सूत्र भी जब हम निकालते हैं तो हम अंतः विभाजन के सूत्र द्वारा ही उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं। ठीक बात है। और वो फॉर्मूला हमें याद जरूर रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमको कई बार बहुत ज्यादा जगह पर यूज करना होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाह्य विभाजन का सूत्र भी जो निकलेगा वो अंतः विभाजन के आधार पर ही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, विभाजन सूत्र के अंदर क्या होता है कि जो एक बिंदु होता है वो किसी रेखाखंड को मिलाने वाले किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां जो अनुपात दिया जाता है बेटा, ये अनुपात दिशात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ऐसे कहा कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि किसी रेखाखंड AB को एक बिंदु C जो है वह 2:3 से विभाजित करता है। तो अब बच्चे के मन में यह बात आती है कि सर A से 2 है और B से 3 है, या A से 3 है और B से 2 है। तो यह दिशात्मक होता है। अर्थात अगर मैंने बोला है रेखाखंड AB, तो जो अनुपात पहला दिया गया है वह अनुपात भी किससे दिखाएगा? A से दिखाएगा। ठीक है। और जो दूसरा दिया है पॉइंट B, उससे दूसरा यानी 3 दिखाएगा। यानी 2:3 होगा A से 2 और B से 3 वाला, ये वाला है ना। तो ये दिशात्मक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विभाजन सूत्र में हम जो पहला विभाजन सूत्र पढ़ रहे हैं वो है हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन है ना, अंतः विभाजन। इसमें क्या है बेटा? इसमें यह है कि माना AX1, Y1 व BX2, Y2। ठीक है। माना AX1, Y1 व BX2, Y2 को बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C X, Y M:N में अंतः विभाजित करता है तब। ठीक है। अगर आपका AX1, Y1 और BX2, Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C X, Y M:N में अंतः विभाजित करता है, तब जो C बिंदु है बेटा, उसके निर्देशांक क्या आएंगे? आपके C बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे MX2 प्लस NX1 अपॉन M+N और MY2 प्लस NY1 अपॉन M+N। ठीक है। MX2 प्लस NX1 अपॉन M+N और My2 प्लस NY1 अपॉन M+N। ये आपका क्या आ जाएगा? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है ना, अंतः विभाजन का सूत्र आ जाएगा। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए बेटा। मान लो आपका ये पॉइंट A है ना, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि ये आएंगे X1, Y1। ठीक है। ये आपका पॉइंट B आ गया, ये आ गया आपका X2, Y2। ठीक बात है। यहां से आपका परपेंडिकुलर नीचे आ गया, यहां से आपका परपेंडिकुलर नीचे आ गया। ठीक है। ये आपका A' हो गया और ये आपका B' हो गया। ठीक बात है। ये हमेशा करते आ रहे हैं पर, है ना। यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, अपन को तो C निकालना है ना, इसको छोड़ देते हैं अभी। यहां मुझे C निकालना है बेटा। C के निर्देशांक आपके क्या है? X, Y, जो आपको कैलकुलेट करना है। और ये आपका यहां से मैंने नीचे डाल दिया, ये पॉइंट आपका C' आ गया बेटा। ठीक है।
अब मैंने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर पहले डाला, ठीक है, और एक सी से परपेंडिकुलर इधर डाल दिया, ठीक है। ये दो आपके राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिए, ठीक बात है। अब आप देखो कि ये कोण आपका जो होगा वो थीटा होगा, अगर तो ये कोण भी थीटा है, तो ये आपके सिमिलर ट्राइंगल है ना, ठीक है। अच्छा, आपको बोला गया है कि सी जो है वो ए बी को किस अनुपात में, एम अनुपात एन में विभाजित करता है। अब देखो m अनुपात n है, तो मैंने क्या बोला, जो अनुपात दिया जाता है यह अनुपात सदैव क्या होगा, डायरेक्शनल होगा, ठीक है। डायरेक्शनल होना है, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो a से c की दूरी होगी ना वो mk होगी। k कोई नंबर है, कोई इंटीजर होगा मान लो, है ना, तो आपकी ये जो दूरी होगी वो mk होगी, और c से b की जो दूरी होगी वो आपकी nk होगी। ये बात आप समझ लें, तभी तो आपका अनुपात क्या आया होगा, m/n आया होगा, क्योंकि आपने कहा होगा कि AC बटे BC की जो दूरी है वो m/n है ना, तो वो k कट जाएगा क्योंकि अपन दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। अच्छा, यहां पर इस बिंदु को अगर मैं P और इस बिंदु को Q मान लेता हूं तो क्या आप AP की दूरी बता पाएंगे? आप बोलोगे कि सर C के निर्देशांक चूंकि x, y है तो A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1, 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट x2, 0 होगा। तो अगर मैं आपसे AP बोलूं तो AP क्या है, AP आपका है x माइनस x1। क्या है आपका AP? x माइनस x1। और ऐसे ही अगर आपको CP निकालना होगा तो वो आपके पास आ जाएगा बेटा y माइनस y1। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही अगर आपको CQ निकालना है, क्या निकालना है, CQ, तो वो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x, और BQ जब आप निकालेंगे तो ये तो आपका पूरा y2 आ रहा होगा, ये y आ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा आपका y2 माइनस y। ठीक बात है, ये हमने डायग्राम बना लिया इंटरनल डिवीजन की सिचुएशन में। अब मैंने आपसे बोला कि चूंकि आपका त्रिभुज ACP दिख रहा है, त्रिभुज ACP और BCQ ये आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं होंगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी संगत भुजाएं होंगी, उनका अनुपात जो होगा वो समान होगा, है ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका जो x माइनस x1 बटे में mk आ रहा होगा पहले त्रिभुज के लिए, x माइनस x1 बटे mk, वो आपका x2 माइनस x बटे nk के बराबर होगा, और यहां से k और k कट जाएगा। अगर आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो आपके पास nx माइनस nx1 बराबर mx2 माइनस mx आ जाएगा। इसको एक तरफ ले ले तो x कॉमन लेने पर आपको m प्लस n प्राप्त हो जाएगा, और इधर आपका mx2 प्लस nx1 आ जाएगा। यहां से आपके पास x आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यह आपका x का निर्देशांक है। सिमिलरली अगर आपको y का निर्देशांक निकालना है तो आप बोलोगे कि सर y माइनस y1 बटे mk का जो मान होगा वो आपका y2 माइनस y बटे nk के बराबर होगा। तो k और k आपका कट जाएगा, और यहां से जब आप y का निर्देशांक निकालेंगे तो वो आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आपका ये जो आया है ये आपका क्या आ गया है, उस बिंदु C का निर्देशांक आ गया है जो रेखाखंड AB को m अनुपात n में विभाजित करते हैं, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, यहां फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका अनुपात होगा वह अनुपात सदैव कैसा होगा, वो अनुपात आपका डायरेक्शनल होगा। मतलब जो रेखाखंड में पहला निर्देशांक दिया है उससे आपका अनुपात भी पहला दिया गया होगा, है ना। वरना आपने लिए कंफ्यूजन होता कि m कौन सा है, n कौन सा है। तो जैसे मैंने ये बोला कि ये डायरेक्शनल है तो फिर आपके लिए क्लियर है कि इससे और इससे m और n दिया गया होगा, है ना। अगर मैं बोलता BA से m और n है तो ये m उधर होता और ये n इधर होता। ठीक बात है, तो एक तो ये आ गया, फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, किसका, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखो इसको डायरेक्टली यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं एक बार, ठीक है। हालांकि आप लोग सब 12th पास हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने कक्षा 11वीं में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम तमाम कर लिया था, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तमाम काम कर लिया था, ठीक है ना। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि कुछ बातें हैं जो हम ध्यान में रखते हुए चलें, ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर वो आपको ध्यान है तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है,
जैसे मान लो ये आपको ऐसा कुछ दे दिया, मान लो मैंने ऐसा कहा कि ये एक बिंदु A है, ये x1 y1 है, ये बिंदु B है, ये x2 y2 है बेटा, ठीक है ना। और मैंने आपसे क्या बोला है कि एक बिंदु C जो है इसको किस अनुपात में, m अनुपात n में। तो आपको जरूरी नहीं है हर बार कि आप mk और nk ही लिखें, ठीक है, वो mk और nk लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको ये लिखना है यहां m और ये n क्योंकि डायरेक्शनल होता है बेटा। अब जब आप C के निर्देशांक लिखने वाले हैं ना, तो हमेशा ये वाला जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे से और इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस वाले से करेगा। तो आप क्या लिखोगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ऐसे ही आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमेशा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला है, ठीक बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि आपका ये वाला बिंदु है A, ये बिंदु है आपका B, यहां मैंने रख दिया C। मैंने कहा 2:3 में निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट मान लो 1,2 है, इसका मान लो 3,5 है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, C का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकालना है तो ये गुणा होगा इसके कोऑर्डिनेट से, ये वाला होगा इसके कोऑर्डिनेट से, और नीचे इन दोनों का योग ही आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 यानी 6 प्लस 3 × 1 यानी 3 डिवाइड में 5 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे 2 × 5 10 प्लस 3 × 2 6 डिवाइड में 5 आ गया। ये लो आपका C का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये ध्यान क्या रखना है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई का मोड रखना है। तो आप डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लो एक जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, वो पीटीआर लिख लेते हैं अपन। पीटीआर में हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि अनुपात दिशात्मक होता है। यह बात मैं इतनी बार बोल चुका हूं, एक बार लिख भी देता हूं, दिशात्मक होता है, दोबारा नहीं पूछना, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आपका अनुपात दिशात्मक होता है तो दूसरा पॉइंट यह है कि AB को समद्विभाजित का मतलब समझ रहे ना, बाइसेक्टर, मतलब दो बराबर भागों में बांटना है ना। समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि अगर समद्विभाजित कर रहा है तो m और n दोनों ही क्या होंगे, 1 और 1 हो जाएंगे, 1:1 का रेशियो होगा। तो आपका m और n अगर 1 और 1 हो गया तो आपका फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 बन जाएगा बेटा। थर्ड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा कि रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में, रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक, भाई एक रेखाखंड को अगर 3 बराबर भागों में बांटना है तो आपको बीच में कितने बिंदु डालने हैं, 2 बिंदु डालने हैं। तो निर्देशांक क्या आएगा, जैसे मान लो ये आपका रेखाखंड है बेटा A, ये आपका है B, है ना। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, इनके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और B आपका कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2, ठीक है। तो आपके पास ऐसे 2 पॉइंट होंगे जो इस रेखा को क्या करेंगे, 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं एक C है और एक क्या है आपका D। तो ये आपका 1:1 के रेशियो में आएगा। तो अगर आपको C के निर्देशांक निकालने बेटा, तो C का निर्देशांक क्या होगा, 1:2 वाला होगा। तो C का निर्देशांक आपके पास आएगा 2x1 प्लस y1/3 और 2x1 प्लस x2/3, फिर आ जाएगा 2y1 प्लस y2/3 बेटा। ये आपका C के निर्देशांक आएंगे।
और ऐसे ही जब आप d के निर्देशांक निकालोगे तो 2:1 का रेशियो है, तो आपके पास d का निर्देशांक क्या होगा 2x2 प्लस x1/3 और 2y2 प्लस y1/3। ये आपका क्या हो जाएगा d का निर्देशांक हो जाएगा। तो आपको ऐसे निकालने हैं। और देखो मैं हर बार क्या करता हूं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसको लेकर के, इंटरनल डिविजन्स को लेकर के। अब देखो इसी इंटरनल डिवीजन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, यानी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे देखा जाए ना तो डिवीजन सिर्फ कौन सा है, इंटरनल ही होता है। उसी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नल का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो है बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र। अब बाह्य विभाजन सूत्र में क्या होगा कि रेखाखंड AB को मिलाने वाले, रेखाखंड AB को मिलाने वाली का क्या मतलब है, रेखाखंड AB को यदि कोई बिंदु C m/n से बाह्य विभाजित करता हो, तब C के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, C के निर्देशांक आते हैं mx2, ठीक है, माइनस nx1 अपॉन m-n, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है। अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन जो है वो आया किससे है, वो इंटरनल डिवीजन से ही आया। कैसे, सिचुएशन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु आपका B है ना, और आपने कहा C बाह्य विभाजित कर रहा है, तो C क्या होगा, ये यहां होगा। अब इसको मिला लो। अब जो अनुपात मैंने दिया है वो क्या है, दिशात्मक है। दिशात्मक होने की वजह से क्या हुआ कि जो आप अनुपात निकाल रहे हैं, है ना, ये अनुपात जो है वो m/n का मतलब A से जो आपकी दूरी है किसकी, C की, वो आपको mk दे रखी है बेटा। ये दूरी जो है ये आपको mk दे रखी है, ठीक है, और B से जो C की दूरी है वो दूरी आपको nk दे रखी है। समझ रहे हैं मेरी बात, तभी आपका अनुपात क्या आया, m/n का एक्सटर्नल डिवीजन आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि A से B के मध्य की जो दूरी होगी वो आपकी m-n इंटू k होगी। ठीक है, आपकी जो AB की दूरी होगी वो क्या होगी, m-n इंटू k होगी। बोलो हाँ या ना, ठीक बात है, ओके। अब आप देखो कि आप इसको मतलब अगर डायग्राम को देख रहे हैं ना तो आपको ये साफ तौर पे लग रहा होगा कि जो बिंदु B है वो रेखाखंड AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। वैसे तो C बाह्य कर रहा था, A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं दैट इज x1, y1, B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं दैट इज x2, y2, C के निर्देशांक आपने x, y माने थे। लेकिन डायग्राम को देखने से मुझे ये फील आया कि भैया AC को मिलाने वाली रेखाखंड को जो बिंदु B है वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। और किस अनुपात में कर रहा है, m-n अनुपात n में कर रहा है। तो अगर मुझे x2 का निर्देशांक लिखना होता, x2 का निर्देशांक, देखो मैं इंटरनल डिवीजन मार रहा हूं, है ना, तो x2 का निर्देशांक क्या होता, ये वाला उससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, है ना, तो ये आ जाता आपका m-n इंटू x प्लस n इंटू x1 डिवाइड में नीचे जो यहां आपके गुणांक है उनको जोड़ना होता है, m-n प्लस n आ जाएगा बेटा। और ऐसे ही आपका y2 जो निकलेगा वो आएगा m-n इंटू y
प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन प्लस एन। ठीक बात है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n दैट इज इक्वल्स टू x। ये आपका x का कोऑर्डिनेट आ गया यानी c का। तो देखो नेगेटिव आ गया अपने आप। ऐसे ही सिमिलरली आपका जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, y का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये आपका y का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक बात है। तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट आपका जो आया वो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हुआ, इंटरनल डिवीजन में वो फॉर्मूले में प्लस होता है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में वहां पर क्या आ जाता है, बस माइनस आ जाएगा और कोई अंतर नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल का। ठीक है। दूसरी कहानी जो आपको यहां ध्यान देनी है वो क्या, कि इसके अंदर कोई बाइसेक्टर कभी नहीं आएगा। ठीक बात है ना, यहां कोई बाइसेक्टर नहीं आएगा। तो यहां भी कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, या आप उसको नोट डाल करके समझ लेते हैं ताकि अपना ये वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाए पूरा, है ना। पहला पॉइंट है, नोट में नोट लिख लो यार। नोट में पहला पॉइंट है कि यदि हमें अनुपात ज्ञात करना हो, क्या करना हो बेटा, हमें अनुपात ज्ञात करना हो कि C ने रेखाखंड AB को, C ने रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित किया, किस अनुपात में विभाजित किया, तो निम्नलिखित पदों का प्रयोग करें। निम्नलिखित पदों का प्रयोग करें। निम्नलिखित पदों का प्रयोग करें। पहला पद क्या है, स्टेप 1 कहता है माना C ने लैम्डा अनुपात 1 में लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित किया। अंत नहीं करेंगे अपन, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित किया है। मान लिया वो अनुपात जो है उसका वो क्या है, वो आपका लैम्डा अनुपात 1 है बेटा। ठीक है। और हमने ये बात करी थी कि डिवीजन जो है ना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है, आपका इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, आपका जो डिवीजन क्या है वो सिर्फ क्या है, इंटरनल डिवीजन है, इसके अलावा आपका कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है। तो आपने ये करने के बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में C के निर्देशांक लैम्डा अनुपात 1 को अंतः विभाजन मानकर ज्ञात करें। ठीक है। तो आपने क्या करा, C के निर्देशांक जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अपना तो पॉइंट ये है कि C भैया रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो A में का भी निर्देशांक दिए गया होगा, B का निर्देशांक भी दिया गया होगा, और संभावनाएं यहां पर यह है कि या तो वो C का निर्देशांक दे देगा या वो कोई ज्यामितीय शर्त आपको देगा जिसके आधार पर आप लैम्डा का मान निकाल सको। ये दो सिचुएशन है ना। तो अभी अपन मान के चल रहे हैं कि मान लो C के निर्देशांक आपको दे दिए हैं, तो वो C के निर्देशांक तो आपके पास है, जैसे मान लो 2,3 दे दिया, तो 2,3 आपके पास है। ठीक है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई आपने तो अनुपात लैम्डा अनुपात 1 माना
और आपने अंतःविभाजन मान कर सी के निर्देशांक निकाले, तो जो सी के कोऑर्डिनेट आएंगे वो किसके रूप में आएंगे, लैम्डा के रूप में आएंगे। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में आप बोलोगे कि प्रश्न में दी गई जानकारी, प्रश्न में दी गई जानकारी से, प्रश्न में दी गई जानकारी से लैम्डा का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब जो लैम्डा का मान आएगा या तो उसने सी के निर्देशांक दे दिए होंगे या कोई ऐसी ज्यामितीय शर्त दी होगी जिससे आप लैम्डा का मान कैलकुलेट कर पा रहे होंगे बेटा। ठीक है ना, अब आपने जो भी आपने क्या है लैम्डा का मान निकाला। अब देखो लैम्डा का मान जो भी आएगा ना वही आपका अनुपात है। जैसे लैम्डा का मान मान लो 5/7 आया, तो आपका जो सी है वो रेखाखंड एबी को 5:7 में विभाजित कर रहा है। अगर आपने कहा कि सर लैम्डा का जो मान है वो आपका 2/3 आया, तो आपका 2:3 में कर रहा है। मान लीजिए लैम्डा का आया तो आप बोलोगे 5:1 में कर रहा है। अगर आपका लैम्डा का मान 1/5 आया तो आप बोलोगे 1:5 में कर रहा है। ठीक है, तो जो अनुपात आएगा उस अनुपात को हम बोलेंगे कि यह अनुपात। लेकिन कहानी यहां पर जरूर है जो आपको ध्यान देना है कि यदि लैम्डा का मान धनात्मक आए, ये सारे मान जो मैंने अभी बोले वो सब धनात्मक थे, तो यदि लैम्डा का धनात्मक है तब सी अंतः विभाजित कर रहा है व यदि लैम्डा का मान, यदि लैम्डा का मान ऋणात्मक है तब सी बाह्य विभाजन कर रहा है। ठीक बात है, मतलब अगर आपका लैम्डा का मान जैसे मान लो 7/8 आ गया तो आप बोलोगे कि धनात्मक आया है, तो अनुपात आपका 7:8 है और वो कैसा है, इंटरनल डिवीजन है। ठीक है ना, अगर आपका मान लो लैम्डा का मान -7/8 आया तो आप क्या बोलोगे कि अनुपात तो 7:8 का ही है, लेकिन ये जो बिंदु सी है ये बाह्य विभाजित कर रहा था, क्योंकि हमने तो अंतः विभाजन मान करके लैम्डा से सी का निर्देशांक निकाला था, और जो नेगेटिव आया उसका मतलब ये है कि हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, उसके अपोजिट लेना था, तो ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल चला जाएगा। ठीक बात है, यहां तक मुझे लगता है आपको कहानी क्लियर होगी। ठीक है, ये आपका नोट में 1 पॉइंट है। इसके जो सवाल है हम वो करेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। ठीक है ना, ताकि हमारा प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी हमारे पास हो सवालों के लिए। ठीक है, नोट में सेकंड पॉइंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट 2 है ना। नोट 2 कहता है कि ए व बी के सापेक्ष, ए व बी के सापेक्ष यदि P अंतः विभाजन कर रहा हो, यदि P अंतः विभाजन कर रहा हो N तथा Q उसी अनुपात में, Q उसी अनुपात में बाह्य विभाजन कर रहा हो, बाह्य विभाजन कर रहा हो, तब ए व बी के सापेक्ष यदि P अंतः विभाजन कर रहा हो तथा Q उसी अनुपात में बाह्य विभाजन कर रहा हो, तब P व Q ए व बी के सापेक्ष, ए व बी के सापेक्ष परस्पर हरात्मक
संयुग्मी होंगे। ठीक है, मतलब जैसे आपने क्या करा, आपने ए और बी, आपने कहा कि सर 2:3 हमने लिया, तो एक पॉइंट आपको इंटरनल डिवीजन से मिलेगा, वो मान लिया P है, और एक पॉइंट आपको एक्सटर्नल डिवीजन से मिलेगा, वो 2:3 से है ना, 2/3 से आपको एक्सटर्नल डिवीजन करा तो आपको क्या मिल गया, एक्सटर्नल डिवीजन मिल गया। वो जो दो कोऑर्डिनेट आए हैं P और Q, वो एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, हरात्मक संयुग्मी है बेटा। तो अगर आपको एक बिंदु दे दिया जाए, ठीक है, कहा जाए कि A और B के सापेक्ष इसका हरात्मक संयुग्मी निकालो, मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया, P का निर्देशांक मैंने दे दिया है ना, मैंने आपसे कहा कि P बिंदु का हरात्मक संयुग्मी ज्ञात करो, किसके सापेक्ष, A और B के सापेक्ष। तो इसका अर्थ यह होगा कि आपको सबसे पहले P बिंदु A और B को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अब मान लीजिए P इंटरनल आ गया और 2:3 में आ गया, तो 2:3 को एक्सटर्नल मार दो A और B में, तो आपको आपका Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर आपका P मान लो 2:3 आया लेकिन वो एक्सटर्नल आया, नेगेटिव में आया, तो उसी A और B में 2:3 का इंटरनल मारने से जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आपके P का क्या होगा, हरात्मक संयुग्मी होगा। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये इस तरह का एक डायग्राम बनेगा बेटा, ये पॉइंट आपका मान लीजिए A है, ये पॉइंट आपका B है ना, तो एक पॉइंट आपने बोल दिया कि सर ये P है जो इसको m/n में विभाजित करता है, और आपके पास एक पॉइंट सपोज करो यहां आ गया Q, ये भी किस में करता है, AB को m/n में ही करता है। तो आपके लिए क्या होगा, ये P और ये Q दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी हरात्मक संयुग्मी हो जाएंगे। किसके सापेक्ष, A और B के सापेक्ष। ठीक बात है, दोनों का अनुपात सेम है, इसका भी अनुपात अगर आप निकालोगे तो वो m/n से ही चलेगा। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। और इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर AP निकालो, AB निकालो और AQ निकालो, तो ये तीनों जो दूरियां आएंगी बेटा, ये तीनों दूरियां किस में चली जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, कि जो P और Q है वो आपका क्या है, वो आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, किसके सापेक्ष, A और B के सापेक्ष।